प्रिय बच्चों, आज हम कोशिका के संगठन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। कोशिका के मुख्यतया 3 भाग होते हैं: कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली एवं जीवदर्रे। इनमें से एक एक का हम इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। कोशिका भित्ति पादपों की जीवदर्रे झिल्ली के बाहर पाई जाने वाली दृढ़ निर्जीव आवरण को हम कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका को केवल यांत्रिक हानियों एवं संक्रमण से ही रक्षा नहीं करती, बल्कि ये कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क बनाए रखने तथा अवांछनीय वृहत अणुओं के लिए अवरोध प्रदान करती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज, हेमोसेलुलोज, पैक्टिन व प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका भित्ति के संगठन में ये पटलिका, प्राथमिक भित्ति, द्वितीय भित्ति और तृतीय भित्तियाँ पाई जाती हैं। मध्य पटलिका मुख्यतः कैल्शियम पैक्टेट की बनी सतह होती है, जो आसपास की विभिन्न कोशिकाओं को आपस में चिपकाए हुए पकड़े रहती है। ये कोशिका भित्ति का सबसे बाह्य स्तर होता है। प्राथमिक भित्ति मध्य पटलिका के भीतर की ओर स्थित पतली, लचीली और कोमल भित्ति होती है। इसमें वृद्धि की क्षमता होती है, जो कोशिका की परिपक्वता के साथ घटती जाती है। वह इसके साथ कोशिका के भीतर की तरफ द्वितीय भित्ति का निर्माण होने लगता है। तृतीय भित्ति द्वितीय भित्ति के अंदर की ओर स्थित होती है तथा जीवदर्रे के सूखे स्तर को प्रदर्शित करती है। कोशिका भित्ति एवं मध्य पटलिका के मध्य में जीवदर्रे तंतु, जिन्हें प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, वो आड़े तिरछे स्थित रहते हैं, जो आसपास की कोशिका द्रव्य या यूँ कहिए कि 2 कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में मैसेज ट्रांसफर का काम करते हैं, जोड़ते हैं। कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन सभी कोशिकाओं में जीवदर्रे के चारों ओर विभेदी पारगम्य में विद्युत आवेशित चयनात्मक कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जो मुख्यतः वसा एवं प्रोटीन की बनी होती है। इसकी संरचना के बारे में विभिन्न व्यूज प्रचलित हैं, जिनमें से सिंगर और निकोलस 1972 का तरल मोज़ेक मॉडल सर्वमान्य है। इन्होंने बताया कि कोशिका झिल्ली 75 एंगस्ट्रॉम मोटी फॉस्फोलिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। इसके बीच के भाग में फॉस्फोलिपिड के 2 स्तर होते हैं और प्रोटीन इसमें 2 प्रकार से लगे रहते हैं। पहला बाह्य और दूसरा परिधीय प्रोटीन। दोनों सतहों पर एक अणु मोटी तह बनाते हैं तथा कुछ आंतरिक एवं समकाल प्रोटीन या इसे इंट्रिनिसिक प्रोटीन भी कहा जाता है पाई जाती है, जो कि वसा से घिरे रहते हैं। इन्हीं आंतरिक प्रोटीनों की सहायता से कोशिका झिल्ली पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती हैं। नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली कोशिका को निश्चित आकृति एवं कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। ये पदार्थों को निष्क्रिय परिवहन, पैसिव ट्रांसपोर्ट जैसे विसरण, परासन तथा सक्रिय परिवहन में भी मददगार होती है। जीवदर्रे कोशिका भित्ति के अंदर संपूर्ण जीवित पदार्थ, जिसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को समाहित किया जाता है, को मिलाकर जीवदर्रे या प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म शब्द का सबसे पहले पुरकिंजे 1838 नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया। जीवदर्रे को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जीवदर्रे के भौतिक गुणों को हम निम्न प्रकार से डिस्क्राइब कर सकते हैं। जीवदर्रे एक जटिल, विस्कॉइड, पारदर्शी या प्रभासी, सेमी ट्रांसलूसेंट, रंगहीन, गंधहीन एवं लचीला कणिकामय द्रव्य होता है। अगर इसके केमिकल रासायनिक गुणों को देखें तो पानी मुख्य संगठक होता है। लगभग 90%
इसके अलावा कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। सामान्यतः कार्बनिक पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं, जबकि अकार्बनिक पदार्थ कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, नाइट्रेट, सल्फेट, क्लोराइड, बोरॉन आदि पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें वर्णक, लेटेक्स, विटामिन्स, वृद्धि नियंत्रक, ग्रोथ रेगुलेटर्स, विकर एंजाइम्स तथा एल्कलॉइड्स भी पाए जाते हैं। जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य से मिलकर बना होता है। अब कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का वह भाग होता है जो कि कोशिका झिल्ली द्वारा गिरा रहता है तथा कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के मध्य पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्प्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम्स, लाइबोसोम्स, सीलिया, फ्लैजिला आदि। कोशिकांगों की संरचना एवं कार्य। जीव द्रव्य में पाए जाने वाले विभिन्न कोशिकांगों का हम यहाँ वर्णन करेंगे। पहला है सूत्रकृमिका या माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज फ्लेमिंग एवं अल्टमैन ने की थी। सी बेंडा ने सर्वप्रथम 1897 में इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। प्रत्येक कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ये उसकी कार्य की सक्रियता पर निर्भर करता है। यह आकार और आकृति में भिन्न होती है। प्राय ये 1.0 to 4.1 मिलीमाइक्रॉन लंबे व 0.2 to 1 मिलीमाइक्रॉन व्यास के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का वायवीय श्वसन से संबंधन होता है। इनमें कोशिकीय ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है, तो इस कारण से इन सूत्रकणिकाओं या माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका का विभाजन विखंडन के द्वारा होता है। नेक्स्ट कोशिका है लवक, प्लास्टिड्स। ये शब्द सबसे पहले सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया। लवक सभी पादप कोशिकाओं एवं कुछ प्रोटोजोआ जैसे युग्लिना में मिलता है। विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर लवक कई तरह के होते हैं, जैसे हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। हरित लवकों में पर्णहरित वर्णक और कैरोटीनॉइड वर्णक मिलते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करते हैं। वर्णी लवकों में वसा, विलय, कैरोटीनॉइड वर्णक जैसे कैरोटीन, ज़ैंथोफिल आदि पाए जाते हैं। अवर्णी लवक विभिन्न आकृति एवं आकार के रंगहीन लवक होते हैं, जिसमें खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं। मंड लवक में मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित रहता है, जैसे आलू। तेल लवक में तेल, वसा तथा प्रोटीन लवक में प्रोटीन का भंडारण होता है। हरे पौधों के अधिकतर हरित लवक पत्ती के पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पाया जाता है। हरित लवक द्विझिल्ली युक्त होते हैं। हरित लवक के अंतर्झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को स्ट्रोमा या पीठिका कहा जाता है। पीठिका में चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचनाएं संगठित होती है, जिसे थाइलेकॉइड कहते हैं। थाइलेकॉइड सिक्कों के चट्टों समूह की भांति ढेर के रूप में मिलते हैं, जिसे ग्रेना कहा जाता है, और ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण होता है। अंतर्प्रद्रवी जालिका। यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य एक पतली अनियमित नलिकाकार चपटी आपस में जुड़े नलिकाओं का जल तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतर्प्रद्रवी जालिका कहा जाता है। ये विभिन्न क्रियाओं के लिए एक आधार प्रदान करने का कार्य करती है। प्राय राइबोसोम्स अंतर्प्रद्रवी जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं, जिससे अंतर्प्रद्रवी जालिका के सतह पर ये राइबोसोम मिलते हैं। उसे खुरदरी अंतर्प्रद्रवी जालिका या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पर नहीं पाए जाते हैं उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। निरंतर सक्रिय स्त्रवण का कार्य करती है तथा राइबोसोम्स की अनुपस्थिति पर
अंतर्पदवी जालिका चिकनी लगती है, अतः इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। गोल्गी एपरेटस या गोल्गी काय। कैमिली गोल्गी ने 1898 में पहली बार केंद्रक के पास बनी संचित जलिकावत संरचना देखी, जिन्हें गोल्गी काय कहा। ये बहुत सारी चपटी डिस्क आकार की थैली से मिलकर बनी होती है, जिनका व्यास 0.5 माइक्रोन से 1 माइक्रोमीटर होता है। ये एक दूसरे से समानांतर ढेर के रूप में मिलते हैं, जिसे जालिका काय कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य द्रव्य को समेष्टित कर अंतरकोशिका लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर स्फुरण करना। गोल्गी काय गोल्गी ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का प्रमुख स्थान होता है। राइबोसोम्स। जॉर्ज पैलेट ने 1953 में सघन कणिकामय संरचना राइबोसोम्स को सर्वप्रथम देखा। वे राइबोन्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने हुए तथा किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं रहते हैं। इनका अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम्स दो प्रकार के 70S एवं 80S प्रकार के होते हैं। 70S प्रकार के राइबोसोम्स आकार में छोटे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में तथा यूकेरियोटिक कोशिकाओं की हरित लावक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, जबकि 80S प्रकार के राइबोसोम्स आकार में बड़े तथा सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के राइबोसोम्स दो इकाइयों के बने होते हैं, तारक काय या सेंट्रोसोम्स। तारक काय दो बेलनाकार संरचना से मिलकर बना होता है, जिसे तारक केंद्रक कहते हैं। तारक केंद्रक में पक्षाभ या कशविकाएं का आधारीय काल बनता है और तर्कु तंतु जंतु कोशिका विभाजन के उपरांत तर्कु उपकरण बनाता है। लाइसोसोम या लयन काय। इनमें उपस्थित पाचक एंजाइम्स के कारण इनको लयन काय या कहा जाता है, क्योंकि लाइसिस का कार्य करते हैं। इनका निर्माण गोल्गी काय की पुटिकाओं के मुकुलन द्वारा या पृथकीकृत लयन काय पुटिकाओं में सभी प्रकार के जल अपघटी एंजाइमीकृत मिलते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि को पचाने का कार्य करते हैं। वैक्यूल्स या रसदानी। पादप कोशिकाओं में एक अधिक छोटी बड़ी गोलाकार एकल झिल्ली से घिरी हुई रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं। रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट तथा इसमें भरे हुए पदार्थ को सेल सैप या रस कहते हैं। कोशिका रस में अधिकांश अपशिष्ट पदार्थों का संचय होता है, जिसे अजैव पदार्थ या अर्गोस्टिक पदार्थ कहा जाता है। इस शर्कराएँ, एमिनो अम्ल, खनिज लवण, कार्बनिक अम्ल गुलित अवस्था में रहते हैं। पौधों में बहुत से आयन व दूसरे पदार्थ सांद्रता प्रवणता विपरीत टोनोप्लास्ट से होकर रसदानी में अभिगित या गमन करते हैं। इस कारण इनको सांद्रता रसदानी से कोशिका द्रव्य की अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है। पादप कोशिकाओं में रसदानी कोशिका का 90% स्थान घेरती है। माइक्रो बॉडीज। ये एकल कला या सिंगल मेम्ब्रेन से घिरी होती हैं, जिनका निर्माण अंतर्पदवी जालिका गोल्गी बॉडी के टूटने से होता है। ये दो प्रकार की होती हैं, पैरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइक्सिसोम। केंद्रक। प्रत्येक कोशिका के भीतर में सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं, जिसे आनुवंशिक पदार्थ DNA होता है। जिस कोशिका में झिल्लीयुक्त केंद्रक होता है उसे यूकेरियोट, और जिसमें झिल्लीयुक्त केंद्रक न मिलता हो उसे प्रोकैरियोट कहते हैं। केंद्रक में प्राय निम्न भागों में विभक्त किया जाता है: केंद्रिका या न्यूक्लियोलस, केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमेटिन आदि। पहला, केंद्रिका न्यूक्लियोलस। केंद्रक रस में प्राय एक गोलाकार काय पाई जाती है, जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। केंद्रिका मुख्यतः प्रोटीन, RNA तथा rDNA की बनी होती है। केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये लिपोप्रोटीन की एक दोहरी झिल्ली
होती जो केंद्र के चारों ओर होती है, इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक कला कहा जाता है। केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियर सैप। केंद्रक कला के भीतर केंद्रक में गाढ़ा अर्धद्रव्य भाग भरा रहता है, जिसे केंद्रक रस कहते हैं। ये दानेदार होता है तथा इसमें कई केंद्रक अम्ल तथा प्रोटीन आदि पदार्थ होते हैं। इसमें कई प्रकार के एंजाइम्स जैसे राइबोन्यूक्लियेज, डाइपेप्टिडेज एंड फॉस्फेटेज पाए जाते हैं। क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमेटिन जालिका। केंद्रक द्रव्य में क्रोमेटिन की धागेनुमा लंबी संरचनाएं फैली रहती है, जिनसे केंद्रक में जाल जैसे रचना बन जाती है, जिसको केंद्रक जालिका या तथा ये धागेनुमा रचनाएं टूटकर गुणसूत्रों का निर्माण करती हैं। सूक्ष्मदर्शी में गुणसूत्रों के 4 भाग दिखाई जाते हैं। पहला सेंट्रोमियर, दूसरा हेरेटोक्रोमेटिन, तीसरा यूक्रोमेटिन एंड चौथा न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर्स। केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्रोमेटिन होता है तथा ये क्रोमेटिन ही केंद्रक के नियंत्रण या रेगुलेटरी फंक्शंस तथा आनुवंशिक कार्य हेरिडिटरी फंक्शन को मूर्त रूप प्रदान करता है। इस प्रकार हमने कोशिका की विभिन्न संरचनात्मक अंगों का अध्ययन किया। कल के उसमें हम कोशिका के विभाजन, उसके महत्व, विभिन्न प्रकार के विभाजन आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।